हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि सेकंड लास्ट चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 28 है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस को लेकर, और इस चैप्टर को जो है हम लोग पिछले पार्ट में स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस यानी कि जो UNCED है उसके बारे में बात करी थी, जिसको बेसिकली रियो कॉन्फ्रेंस या फिर रियो डिक्लेरेशन वगैरह भी कहते हैं, अर्थ समिट कहते हैं। 1992 में समिट हुई थी। उसके बाद हमने कुछ उसी से संबंधित जैसे कि एजेंडा 21 क्या होता है और लोकल एजेंडा 21 क्या है, रियो +20 क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो समझी थी। आज हम लोग जो है इस चैप्टर को पार्ट 2 में आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग स्पेसिफिकली बात करेंगे CBD को लेकर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, दैट इज कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और थोड़ा सा लंबी है, कुछ इसके टारगेट्स वगैरह भी हैं जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और आज जो है कुछ इससे संबंधित बातें हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और बाकी जो लोग चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट हो तो उसका अपडेट और नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। साथ ही साथ इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ का जो फुल कोर्स है वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू जाके आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। फुल कोर्स में आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे कि सारे के सारे जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल एड फ्री, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट वगैरह के मिल जाएंगे। साथ ही साथ PDF नोट्स मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें अपनी सुविधा अनुसार उसमें से पढ़ सकते हैं और कंटेंट को रिवाइज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, सिंपल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप एनरोल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स में ये कोर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल हम लोग जो है अपना डिस्कशन इस चैप्टर को पार्ट 2 के साथ आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बात करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि CBD को लेकर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट दी गई है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। CBD इज अ लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन। ठीक है, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म यहां से निकल के आता है वो तो यही है कि CBD एक लीगली बाइंडिंग है, यानी कि वॉलंटरी नहीं है, जो चाहे वो करे, जो चाहे वो ना करे, ऐसा नहीं है। ये लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है। ठीक है, और इस कन्वेंशन में क्या रिकॉग्नाइज किया गया, रिकॉग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड। यानी कि इस कन्वेंशन में ये देखा गया, पहली बार ये चीज रिकॉग्नाइज की गई कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है ये पूरी की पूरी ह्यूमन काइंड यानी कि मानवता के लिए एक कॉमन कंसर्न है, यानी कि एक कह सकते हैं कॉमन चिंता का विषय है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जगह, मतलब किसी जगह पर या किसी देश के लिए ही ये सिर्फ एक कंसर्न बना हुआ है, बल्कि पूरी की पूरी मानवता के लिए, मानव जाति के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए ये एक कॉमन कंसर्न है। ठीक है, एंड इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोसेस, और जो पूरा का पूरा डेवलपमेंट प्रोसेस है उसका ये एक इंटीग्रल पार्ट भी है। ठीक है, ये जो एग्रीमेंट है ये क्या कवर करता है, ऑल इस इकोसिस्टम्स, स्पीशीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो इससे बाहर है। सारे के सारे इकोसिस्टम्स है, स्पीशीज और जेनेटिक रिसोर्सेज इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या है, द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, sustainable use of its components and the fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic resources। ठीक है, ये तीन जो इसके मेजर ऑब्जेक्टिव हैं ये आपको अब तक याद हो गए होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने जो एक इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट पढ़ा था, ठीक है ना, वहां पर भी तीन ऑब्जेक्टिव यही थे, क्योंकि वो भी CBD के आधार पर ही बना था। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स और फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज का जो हम यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उससे जो भी बेनिफिट्स या फायदे हो रहे हैं उनका फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर जो वर्ड जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए वो है इक्विटेबल। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, इसको मैं बहुत बार क्लियर कर चुका हूं, दिस वर्ड इज नॉट इक्वल। ठीक है, दिस इज इक्विटेबल, और इक्विटी से ये वर्ड निकल के आया है। ठीक है, इक्विटी से वर्ड निकल के आया है, और इक्वल और इक्विटी में अंतर होता है। आई होप बिल्कुल क्लियर होगा आप लोगों को अभी तक
क्योंकि इस चीज़ को मैं पहले भी काफ़ी बार आप लोगों को बता चुका हूं। अगर ये क्लियर है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इक्वल और इक्विटी में क्या अंतर है, या फिर आप इक्विटी से क्या समझते हैं, ठीक है, सो दैट कि मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। और अगर नहीं समझ में आया है तो पीछे के जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको जाके देखिएगा, वहाँ पर ज़रूर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। और अगर फिर भी क्लियर नहीं होती है तो आप लोग इसको ज़रूर जो है वो कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे पूछिएगा और इसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल शेयरिंग नहीं है, इट्स एन इक्विटेबल शेयरिंग। इक्विटेबल जो वर्ड निकल के आया है इक्विटी से, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखिए, इंक्लूडिंग बाय अप्रोप्रिएट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है, एंड बाय अप्रोप्रिएट ट्रांसफर ऑफ रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज टेकिंग इनटू अकाउंट ऑल राइट्स ओवर दीज रिसोर्सेज एंड टू टेक्नोलॉजीज एंड बाय अप्रोप्रिएट फंडिंग। तो इसमें ये सारी चीजें भी हैं, यानी कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनमें अप्रोप्रिएट एक्सेस होनी चाहिए, वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज जो है उसका अप्रोप्रिएट ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है, और इन रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, उनको भी अकाउंट करना है, और अप्रोप्रिएट फंडिंग वगैरह की बात भी इसमें की गई है, ठीक है। फिर से ये जो 3 गोल्स हैं वो यहाँ पर गोल्स के अंतर्गत लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव्स कहिए, गोल्स कहिए, बात एक ही है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके कंपोनेंट का सस्टेनेबल यूज, और तीसरा चीज वही है कि शेयरिंग द बेनिफिट्स। और ये शेयरिंग कैसी है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द कॉमर्शियल एंड अदर यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे, ठीक है। उसको पहले लिखा, बाद में लिखा, घुमा फिरा के बात वही है, चीजें बिल्कुल वही है, गोल्स कहें या हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। अब आपको एक चीज मैं यहां पर थोड़ा सा बता दूं कि जब भी आपको ये बायोडाइवर्सिटी की बात आएगी, चाहे वो सीबीडी हो यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हो, या फिर जो इंडियन बायोडाइवर्सिटी एक्ट हो, इसके ये 3 गोल्स आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। पहला, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है, दूसरा, जो बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स है उसका सस्टेनेबल यूज करना है, और तीसरा कि जेनेटिक रिसोर्सेज को यूज करने से, ठीक है, चाहे वो कॉमर्शियल यूज है या किसी भी तरीके का उसका यूज या यूटिलाइजेशन है, उससे जो भी बेनिफिट्स हो रहे हैं, जो भी फायदे हो रहे हैं, उनको क्या करना है? बांटना है, शेयर करना है, और किस तरीके से? फेयर और इक्विटेबल तरीके से, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, द कन्वेंशन acknowledges that substantial investments are required to conserve biological diversity। तो कन्वेंशन में ये चीज जो है उसको भी एक्नॉलेज किया गया, माना गया कि बायोडाइवर्सिटी जो है, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसको कंजर्व करने के लिए सब्सटेंशियल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट लगेगा, यानी कि बिना कुछ इन्वेस्टमेंट किए, बिना कुछ इसमें एफर्ट्स किए हुए जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं किया जा सकता, ठीक है। It argues, however, that conservation will bring us significant environmental, economic and social benefits in return। तो अगर हम किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को उससे कंजर्व करते हैं, तो बदले में क्या होगा कि हमें एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट्स मिलेंगे। यानी कि हम अगर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं, तो बदले में हमें भी फायदा हो रहा है। तो दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन है। यहां पर ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कि हम इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व नहीं करेंगे, डिग्रेड करेंगे, तो उससे फिर इन टर्न अगर हम उस पर लिए एफर्ट नहीं कर रहे हैं तो बदले में हमें भी इस तरीके के कुछ एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक और सोशल बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेंगे। तो उसमें फिर दोनों का ही नुकसान है, ठीक है। चलिए इसके बाद अब ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की कन्वेंशन है, दैट इज सीबीडी है, इससे कुछ और प्रोटोकॉल्स निकल के आए हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपको एक नाम देखने को मिल रहा होगा, लिखा गया है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है इसके बारे में हम जानेंगे। अभी आगे जाके अब एक नाम और पढ़ेंगे, दैट विल बी और नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। एक नागोया प्रोटोकॉल रहेगी। तो इन सारे प्रोटोकॉल्स के बारे में भी हम लोग धीमे धीमे करके जानेंगे। सारे के सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं ये सीबीडी के अंतर्गत ही आती है, ठीक है। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो किसके लिए है? बायो सेफ्टी को लेकर। अब देखते हैं ये क्या चीज है। पहली बात तो ये कि बायो सेफ्टी क्या है, ये वर्ड समझेंगे। बायो सेफ्टी रेफर्स टू द नीड टू प्रोटेक्ट human health and the environment from the possible adverse effect of the products of modern biotechnology, ठीक। यानी कि जो हम नवीनी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का जो हम यूज कर रहे हैं, यानी कि इसमें 2 वर्ड है, एक तो है बायो मतलब बायोलॉजी ऑब्वियसली, और उसके साथ जो हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसका बताऊं कि जैसे जो हमारे जीएम क्रॉप्स होती हैं, दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, ठीक है ना, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, या जो हमारे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये सारे के सारे दे आर द रिजल्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बायोसेफ्टी का मतलब क्या है कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करने की वजह से अगर जो प्रोडक्ट बनता है उसका अगर कोई एडवर्स इफेक्ट हो रहा है, यानी कि कोई विपरीत अगर उसका परिणाम आ रहा है, ठीक है, तो उससे, उस विपरीत परिणाम से हम कैसे ह्यूमन हेल्थ को
और एनवायरमेंट को, दोनों को प्रोटेक्ट करे, ये है बायोसेफ्टी। ठीक, इसको भी आप जो है इस वर्ड से तोड़ सकते हैं। बायो मतलब बायो मींस हेल्थ रिलेटेड हो गया आपका, एनवायरमेंट रिलेटेड हो गया, और उनको बचाना है, उनकी सेफ्टी करनी है, उनकी सुरक्षा करनी है, तो दैट इज बिकम्स योर बायो सेफ्टी। ठीक है, अभी आगे जाके देखेंगे इन चीजों के बारे में थोड़ा सा और हम। कन्वेंशन जो है क्लियरली रिकॉग्नाइज करता है दीज ट्विन एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, और वो क्या क्या है? पहला है एक्सेस टू एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी कि जो भी टेक्नोलॉजीज है, जो तकनीक है, उनमें एक्सेस और साथ ही साथ उनका ट्रांसफर। एक तो ये इसको रिकॉग्नाइज करता है, और दूसरा है एप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स टू इनहेंस द सेफ्टी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की जो टेक्नोलॉजीज है उनकी सेफ्टी को एनहेंस करना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर सेफ्टी नहीं होगी तो जो भी बायोटेक्नोलॉजी से हम प्रोडक्ट बनाते हैं उनके एडवर्स इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसलिए सेफ्टी को जो है वो एनहेंस करने की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करते हैं तो दीज आर नॉट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीडी। ये ऑब्जेक्टिव्स किसके हैं? दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कार्टेजिना प्रोटोकॉल। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल के हैं, और कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? आई होप अब तक आप चीज समझ गए होंगे, याद हो गई होगी आपको, ये है बायोसेफ्टी से रिलेटेड। ठीक, और बायोसेफ्टी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू कंट्रीब्यूट टू एंश्योरिंग एन एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन इन द फील्ड ऑफ सेफ ट्रांसफर, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। देखिए नाम यहां पर आ गया जो मैं आपको एलएमओस बता रहा था, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, यानी कि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स बने हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या एलएमओस हैं, तो उनका हमें क्या करना है? सेफ ट्रांसफर करना है। अगर एक जगह से दूसरी जगह हम उनको भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो सेफ होना चाहिए। फिर जो इनकी हैंडलिंग है, यानी कि जो इनको यूज कर रहे हैं, जो इनको डे टू डे लाइफ में हैंडल करते हैं, वो भी सेफ होना चाहिए, और जो यूज है वो भी क्या होना चाहिए? सेफ होना चाहिए। तो इस सब चीजों के लिए हमें क्या करना है? हमें एडिक्वेट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन को इंश्योर करना है। ठीक, और ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जो या फिर जो ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, या फिर जो हमारे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिनका हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है ऑन द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, taking also into account risk to human health and specifically focusing on transboundary movements। transboundary movements मतलब आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो मूवमेंट होता है वहां पर स्पेसिफिकली हमें ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी इज एन एडिशनल एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का ही एक एडिशनल एग्रीमेंट है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। प्रोटोकॉल क्या एस्टैब्लिश करता है? प्रोसीजर्स फॉर रेगुलेटिंग द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ एलएमओस फ्रॉम वन कंट्री टू द अदर। ये प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करता है कुछ इस तरीके के प्रोसीजर्स, ये आपको बताएगा कि जिससे जो एलएमओस हैं, जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जब वो एक देश से दूसरे देश में, या तो हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि बाहर देश से अपने देश में लाना, दैट इज इंपोर्ट। ठीक है, और अपने देश से किसी दूसरे देश में भेजना, दैट इज एक्सपोर्ट, जिसको आयात निर्यात बोलते हैं। ठीक है, आयात मतलब अपने देश में आना और निर्यात मतलब अपने देश से जाना, एक्सपोर्ट। ठीक है, तो उसको लेकर उसको रेगुलेट करने के लिए ये प्रोसीजर जो है प्रोटोकॉल बनाता है। दूसरी चीज, द प्रोटोकॉल ऑल्सो रिक्वायर्स पार्टीज टू एंश्योर that LMOs being shipped from one country to another are handled, packaged and transported in a safe manner। तो प्रोटोकॉल में ये भी है कि जो पार्टीज हैं, पार्टीज मतलब यहां पर कोई किसी भी तरीके की कोई नाच गाने वाली पार्टी नहीं है। ठीक है ना, ये पार्टी मतलब है जैसे मान लीजिए कोई दो देश है, ठीक है, देयर इज अ कंट्री ए एंड देयर इज अ कंट्री बी, तो इन दोनों कंट्रीज के बीच में अगर एलएमओस का ट्रांसफर हो रहा है तो ये दोनों क्या बन जाएंगी? दीज टू बिकम्स द ए एंड बी बिकम्स द पार्टीज। तो इसमें प्रोटोकॉल में ये भी है कि ये दोनों जो पार्टीज होंगी, ठीक है, दो या दो से ज्यादा जितनी भी पार्टीज होंगी, उनको ये सुनिश्चित करना होगा, इंश्योर करना होगा कि जो भी एलएमओस शिप हो रहे हैं, एक देश से दूसरे देश में जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, उनको हैंडल, पैकेजिंग और उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सेफ तरीके से हो रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला है द शिपमेंट्स मस्ट बी अकम्पनीड बाय डॉक्यूमेंटेशन दैट क्लियरली आइडेंटिफाइज द एलएमओस, specifies any requirements for the safe handling, storage, transport and use and provides contact details for further information। यानी कि जो शिपमेंट होगा, जो सामान जाएगा, जो इस तरीके के एलएमओस ट्रांसपोर्ट होंगे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी होने चाहिए जिसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया हो, आइडेंटिफाई किया गया हो कि एलएमओस क्या है। ठीक है, साथ ही साथ अगर उसके सेफ हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और यूज के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी स्पेसिफिक अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो वो भी उसमें लिखी जानी चाहिए। ठीक है, और जैसे मान लीजिए आपको, जैसे आप कभी कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई कांच का प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए ग्लास कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें लिखा जाता है हैंडल विद केयर। ठीक है,
या फिर उसमें लिखा जाता है फ्रेजाइल आइटम, या जैसे आप कभी मान लीजिए कुछ इस तरीके का आइटम लेने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर लेने आप कभी जाते हैं तो रेफ्रिजरेटर की जो बाहर की पैकेजिंग होती है उसमें कुछ प्रिकॉशंस दिए जाते हैं कि इसको इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए, टेढ़ा करके ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, उसको आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, और उसमें ये लिखा जाता है कि दिस साइड अप, यानी कि ये साइड जो है वो ऊपर रखनी चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो हैंडलिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और यूज को लेकर उसमें होने चाहिए। तो इस तरीके के जो रिक्वायरमेंट्स है वो इन एलएमओस के साथ शिपमेंट में जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके साथ होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देयर आर टू मेन सेट्स ऑफ प्रोसीजर्स। एक तो है एलएमओस के लिए जो कि इंटेंडेड है फॉर डायरेक्ट इंट्रोडक्शन इनटू द एनवायरनमेंट, ठीक है, जिनको बोला जाता है, मतलब इस तरीके का जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, दैट इज AIA प्रोसीजर। ठीक, और दूसरा उन एलएमओस के लिए है जिनको डायरेक्ट यूज में लाया जाएगा फॉर फूड और फीड और फॉर प्रोसेसिंग। इनके लिए जो आपका इस तरीके का प्रोसीजर है दैट इज नोन एज एलएमओस FFP। ठीक है, FFP, सॉरी, एलएमओस FFP, दैट इज फूड, फीड और फॉर प्रोसेसिंग। तो इसलिए अब इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला है एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। ठीक है, एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट किसमें है, जिसमें एलएमओस का यूज जो है वो डायरेक्ट कहां पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको एनवायरमेंट में। तो अंडर द AIA प्रोसीजर द कंट्री इंटेंडिंग टू एक्सपोर्ट एन LMO फॉर इंटरनेशनल रिलीज इनटू द एनवायरमेंट must notify in writing the party of import before the first proposed export takes place। ठीक है, यानी कि जो भी देश इस तरीके का LMO जो कि किसके लिए यूज हो रहा है, डायरेक्टली एनवायरमेंट में रिलीज करने के लिए यूज हो रहा है, उसको पहले क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसी पार्टी को, यानी कि जो पार्टी उसको इंपोर्ट करना चाहती है उसको नोटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहला एक्सपोर्ट होने से पहले आप डायरेक्टली उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कि आपने आज दूसरी पार्टी से बात करी, मान लीजिए कंट्री A है वो एक्सपोर्ट करना चाहती है, कंट्री B जो है वो इंपोर्ट करना चाहती है, तो इन्होंने रात ही रात जो है वो फोन में बात करी और कल के दिन में शिपमेंट निकल गया। मतलब ये उस तरीके से अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो प्राइम मेंबरशिप या जो प्लस मेंबरशिप होती है उस तरीके का नहीं है। ठीक है, कि रात को आपने सामान ऑर्डर किया और कल को आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा कि जो कंट्री A है, मतलब जो पार्टी A है जो एक्सपोर्ट करना चाहती है और पार्टी B जो इंपोर्ट करना चाहती है, तो A क्या करेगा, सबसे पहले उसको एक नोटिफिकेशन देगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी ऑफ इंपोर्ट है उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हाँ उसको इस तरीके का नोटिफिकेशन जो है वो मिल गया है। कितने दिनों के भीतर करना पड़ेगा, 90 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, 90 डेज के अंदर करना पड़ेगा। और उसके बाद उसको जो अपना डिसीजन है, जो नोटिफिकेशन में चीजें दी गई होंगी कि एलएमओस क्या है, इसकी सारे के सारे मतलब जो भी उसके लेकर जो सेफगार्ड्स वगैरह हैं, यूज, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, हैंडलिंग वगैरह को लेकर वो दिया गया होगा। तो अब जो इंपोर्ट करने वाली कंट्री है या जो इंपोर्टिंग पार्टी है, यानी कि बी जैसे मैं बता रहा हूं, तो वो अपना डिसीजन कम्युनिकेट करेगी, वो अपना डिसीजन बताएगी कि वेदर वो उसको इंपोर्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। ठीक है, और ये कितने दिन में बताना होगा, 270 दिन में। तो आप देख सकते हैं काफी लंबा प्रोसीजर है ये। ठीक है, इसके बाद parties are required to ensure that the decisions are based on a risk assessment of the LMO which must be carried out in a scientifically sound and transparent manner। तो अब ये पार्टीज को ये भी इंश्योर करना होगा कि जो भी ये फैसले ले रहे हैं, जैसे अगर बी कंट्री बोलती है कि मुझे इंपोर्ट करना है या नहीं करना है, तो वो कैसे होगा, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि इंपोर्ट करना है या नहीं करना है, कि उसको जो भी नोटिफिकेशन मिला है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगी, उसकी साइंटिफिकली रिसर्च की जाएगी उसको। ठीक है, रिस्क असेसमेंट किया जाएगा। उसके आधार पर अगर उसको लगेगा कि हाँ इसको इंपोर्ट किया जाना चाहिए तो इंपोर्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो उसको मना भी कर सकती है। ठीक है, once a party takes a decision on the LMO, it is required to communicate the decision as well as a summary of the risk assessment to a central information system, the biosafety clearing house। और एक बार अगर पार्टी जो है, जो बेसिकली अगर हम बात करें इंपोर्टिंग पार्टी है, अगर वो LMO को लेकर कोई डिसीजन ले लेती है तो उसको अपना जो डिसीजन है, साथ ही साथ जो रिस्क असेसमेंट उसने ऊपर किया है उसकी जो समरी है, जो उसका सार है, उसको एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस या BCH जिसको बोलते हैं, उसको वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर AIA। जो AIA का प्रोसीजर है वो होता है, AIA प्रोसीजर किसके लिए यूज होता है ये आपको समझना है कि जो LMOs डायरेक्टली आपके किस में यूज होने हैं, जो LMOs आपके डायरेक्टली यूज होने हैं, रिलीज होने हैं एनवायरमेंट में, उनको लेकर। ठीक है, इसके बाद कुछ LMOs ऐसे हैं जो फूड के तौर पर, फीड के तौर पर या फिर प्रोसेसिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, उनके लिए हमारे पास दूसरा प्रोसीजर है, दैट इज LMOs FFP। ठीक है, इसमें क्या है देखिए,
parties that decide to approve and place such LMOs on the market are required to make their decision and relevant information including the risk assessment reports publicly available through the BCH। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, पार्टी को जो है ये डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब पार्टी जो इस तरीके के LMOs को अप्रूव करना चाहती है या उसको मार्केट में उतारना चाहती है, तो उनको क्या करना पड़ेगा, अपना जो डिसीजन है, अपना डिसीजन या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है इंक्लूडिंग द रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट्स, वो पब्लिकली अवेलेबल करानी पड़ेगी थ्रू द BCH। क्योंकि फीड के लिए, फूड के लिए उसको यूज कर रहे हैं या फिर उसको प्रोसेसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो पब्लिक उसका यूज करेगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है, जो रिस्क असेसमेंट वगैरह रिपोर्ट वगैरह रहेगी, वो अपना जो BCH है, दैट इज बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, उसके थ्रू उसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिकली अवेलेबल कराना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अब एक दूसरी प्रोटोकॉल आएगी। दिस वाज ऑल अबाउट द कार्टेजिना प्रोटोकॉल, जो बायोसेफ्टी को लेकर है, जिसमें हमने देखा कि जो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं उनके एडवर्स इफेक्ट या हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से जो भी नुकसान हो सकता है उनको कम करने की बात की गई है। ठीक है, अब यहां पर एक दूसरी प्रोटोकॉल आपको देखने को मिली है, दैट इज नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। ठीक, Cartagena protocol is reinforced by the Nagoya Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress। ठीक है, यानी कार्टेजिना प्रोटोकॉल को और ज्यादा मजबूती मिली है, रीइंफोर्समेंट मिला है ये जो नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है उसकी वजह से। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल स्पेसिफाई रिस्पॉन्स मेजर्स टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ डैमेज टू बायोडाइवर्सिटी रिजल्टिंग फ्रॉम दी LMOs। अब जैसे हमने ऊपर बताया कि LMOs को लेकर ये सारे के सारे हमें क्या करने हैं, जो स्टेप्स वगैरह हैं वो फॉलो करने हैं। ठीक है, बायोसेफ्टी को हमें ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए कि अगर फिर भी कहीं कोई डैमेज हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे वो कौन बताएगा। ये जो सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल बनाई गई है नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल, ये उसको लेकर काम करेगी। ठीक, competent authority in a party to the supplementary protocol must require the person in control of the LMO, जिसको ऑपरेटर कह सकते हैं, to take the response measures or it may implement such measures itself and recover any cost incurred from the operator। तो ये चीजें हो सकती हैं कि पार्टी में जो भी competent authority होगा इस सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल में, वो क्या करेगा कि जो उस LMO का कंट्रोलर था या जो ऑपरेटर था, वो उससे बोलेगा कि आपको क्या करना है, अब रिस्पॉन्स मेजर्स लेने हैं। इस LMOs की यूज की वजह से क्या हुआ है, यूज या हैंडलिंग जो भी है, मतलब इस LMO जिस भी एक्टिविटी में शामिल था उसकी वजह से कुछ डैमेज हुआ है, तो अब उसको सुधारने के लिए आपको रिस्पॉन्स मेजर जो है वो लेने पड़ेंगे। ठीक है, या तो वो ऑपरेटर लेगा या फिर जो ये सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो अथॉरिटी है, कोई कंपिटेंट अथॉरिटी है, वो खुद भी ले सकता है। ठीक है, लेकिन फिर वो क्या करेगा कि जो ऑपरेटर होगा जिसकी वजह से ये हो सकता है, मतलब जिसको इस डैमेज का लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो वो फिर उसके बिहाफ पे क्या कहते हैं कि वो मतलब मेजर तो ले सकता है, लेकिन फिर वो उससे जो कॉस्ट वगैरह होगी वो उसको रिकवर करेगा। ठीक है, तो दिस वाज योर नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। ठीक, इससे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे नागोया प्रोटोकॉल से। नागोया प्रोटोकॉल जो है वो अपने आप में अलग है। ठीक, और जो नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है वो कार्टेजिना प्रोटोकॉल से अगर कोई डैमेज होता है तो उसको उसके जो रिस्पॉन्स मेजर्स हैं उसको लेकर है। ठीक, तो आई होप बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही हैं। अब इसके बाद जो अगली प्रोटोकॉल के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज योर नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल किसको लेकर है, on access to genetic resources and the fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization। अब देखिए, ये हमारा जो CBD का तीसरा गोल था, ठीक है ना, कि जो भी हमारे जेनेटिक रिसोर्सेज से बेनिफिट्स हो रहे हैं उनका हमें इक्विटेबल क्या करना है, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग करनी है, तो ये उसको लेकर है। ठीक, टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये भी CBD की एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है, सिमिलर टू योर कार्टेजिना प्रोटोकॉल, लेकिन इनका जो एरिया ऑफ डोमेन है, जो डोमेन है वो बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, उसका डोमेन अलग था, बायोसेफ्टी को लेकर था, और इसका डोमेन किसको है, जो जेनेटिक रिसोर्सेस का यूज करके जो बेनिफिट हो रहे हैं उनकी जो इक्विटेबल और फेयर शेयरिंग है उसको लेकर। ठीक, ये एक ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द CBD। ये बिल्कुल वही बात है, मैं आपको बता रहा हूं कि वन ऑफ द 3 ऑब्जेक्टिव्स आपका यही हो गया, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग वाला। तो इसके इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क और ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क बनाता है नागोया प्रोटोकॉल। इसके ऑब्जेक्टिव की बात कर लें, ये फिर वही है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द जेनेटिक रिसोर्सेज, देयरबाय कंट्रीब्यूटिंग टू द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ऑब्लिगेशंस की अगर हम बात करें, ऑब्लिगेशंस का मतलब होता है कर्तव्य। जो नागोया प्रोटोकॉल है वो कुछ कोर ऑब्लिगेशंस सेट करती है उसके कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज के लिए। ठीक है,
टू टेक मेजर्स इन रिलेशन टू एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, बेनिफिट शेयरिंग एंड कंप्लायंस। तो इन सब चीजों को लेकर क्या है, कुछ मेजर जो है वो पार्टीज बनाएंगी, तो उनके लिए ये कर्तव्य बनाए गए हैं। तो सबसे पहला अगर हम एक्सेस की बात कर ले तो एक्सेस को लेकर ऑब्लिगेशंस क्या है कि डोमेस्टिक लेवल एक्सेस मेजर्स आर टू, ठीक है। जो डोमेस्टिक लेवल पर जो एक्सेस मेजर्स बनाने हैं वो क्या है कि लीगल सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, फेयर एंड नॉन आर्बिट्ररी रूल्स और प्रोसीजर्स होने चाहिए, एस्टैब्लिश क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, ये भी होना चाहिए। साथ ही साथ प्रोवाइड फॉर द इशुएंस ऑफ अ परमिट और इक्विवेलेंट व्हेन एक्सेस इज ग्रांटेड। जब भी किसी को एक्सेस दी जा रही है जेनेटिक रिसोर्सेज की, तो उसको कोई परमिट या फिर कुछ तरीके का इक्विवेलेंट चीज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। क्रिएट कंडीशंस टू प्रमोट एंड एनकरेज रिसर्च कंट्रीब्यूटिंग टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, ठीक है, कि इस तरीके की कोई भी रिसर्च जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या सस्टेनेबल यूज के लिए हो, मतलब उसको यूज, अगर उसका रिसर्च इस तरीके की रिसर्च है जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन या सस्टेनेबल यूज को ध्यान में रख के की जा रही है, तो उस तरीके की रिसर्च को हमें क्या करना है, एनकरेज करना है या फिर प्रमोट करना है, और उस तरह की कंडीशन जो है उनको भी प्रमोट करना है, ठीक है। इसके बाद पे ड्यू रिगार्ड टू केसेस ऑफ प्रेजेंट और इमिनेंट इमरजेंसीज दैट थ्रेटन ह्यूमन, एनिमल और प्लांट हेल्थ। इस तरीके के कोई भी केसेस जो आज की डेट में प्रेजेंट में ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ या प्लांट की हेल्थ को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है, या उनके लिए खतरा है, या फिर इमिनेंट इमरजेंसीज यानी कि आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इनकी वजह से प्लांट, ह्यूमन और एनिमल हेल्थ को खतरा हो, ठीक है। तो उस तरीके के केसेस को लेकर स्पेशल रिगार्ड देने की या स्पेशल आप कह सकते हैं कि ज्यादा उनके ऊपर फोकस करने की जरूरत यहां पर बताई गई है। इसके बाद कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी के लिए जो फूड और एग्रीकल्चर में जेनेटिक रिसोर्सेज की इंपॉर्टेंस है उसको भी कंसिडर यहां पर इस प्रोटोकॉल के तहत किया जाएगा। तो ये तो हो गए आपके एक्सेस वाले, ठीक है, एक्सेस के ऑब्लिगेशंस है। इसके बाद अगर हम बेनिफिट शेयरिंग के ऑब्लिगेशंस की बात करें तो वो क्या है, डोमेस्टिक लेवल बेनिफिट शेयरिंग measures are to provide for the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of genetic resources with the contracting party providing genetic resources। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि वही fair and equitable sharing है जो उसके benefits होंगे उसके थ्रू। Utilization includes research and development on the genetic or biochemical composition of genetic resources as well as subsequent application and commercialization, ठीक है। अब इसमें यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है वो बताया गया है, यानी कि जो जेनेटिक या फिर बायो जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके जेनेटिक या बायोकेमिकल कंपोजिशन जो है उसका अगर हम रिसर्च कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, या फिर उनका बाद में सब्सिक्वेंट उसका कुछ एप्लीकेशन या कॉमर्शलाइजेशन होता है, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड अंडर यूटिलाइजेशन। इसके बाद शेयरिंग इज सब्जेक्ट टू म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, यानी कि जो भी पार्टीज होंगी उनके बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा, जो साझा समझौता होगा, उसके आधार पर यह शेयरिंग जो है वो होगी। अगला है बेनिफिट्स में भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, जैसे कि रॉयल्टीज एंड द शेयरिंग ऑफ रिसर्च रिजल्ट्स। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी कि जो बेनिफिट्स हैं वो पैसे के मामले में भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी भी हो सकते हैं। पैसों के मामले में जैसे कि अगर आप किसी की कोई टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हैं तो आपको उसको रॉयल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, ठीक है। या फिर नॉन मॉनेटरी कैसे हो सकते हैं कि आपने अगर कोई रिसर्च वगैरह करी है, अगर आप उसको भी शेयर कर रहे हैं, उसके रिजल्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से फायदेमंद तो है, लेकिन वो नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। अगला जो इसमें दिया है दैट इज कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस। अब कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस क्या है, स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस टू सपोर्ट द कंप्लायंस विद द डोमेस्टिक लेजिस्लेशन और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी प्रोवाइडिंग द जेनेटिक रिसोर्सेज एंड कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस रिफ्लेक्टेड इन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स आर अ सिग्निफिकेंट इनोवेशन ऑफ द नागोया प्रोटोकॉल, ठीक है। यानी कि डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो है, यानी कि जिस भी देश में इस तरीके के मतलब ये यूज हो रहे हैं, ठीक है ना, जो जेनेटिक रिसोर्सेज है जो उसमें से यूज वगैरह हो रहे हैं, जो उससे फायदा वगैरह हो रहा है, उनके लिए डोमेस्टिक लेजिस्लेशन जो वहां का अपना लॉ है, कानून है, उसके साथ कंप्लायंस होना चाहिए, ठीक है। जो हमारी पार्टी, जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो जेनेटिक रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रही है उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स उसको भी कंप्लाई करना है। साथ ही साथ जो म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में जो ऑब्लिगेशंस, जो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस दिए गए हैं उनको भी करना है। ये सारे के सारे नागोया प्रोटोकॉल के एक सिग्निफिकेंट इनोवेशंस है, ठीक है। इसमें जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है उनको क्या करना होगा, टेक मेजर्स प्रोवाइडिंग दैट जेनेटिक रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड विद इन देयर जुरिसडिक्शन हैव बीन एक्सेस्ड इन अकॉर्डेंस विद प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, यानी कि जो उसमें बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनको ये मेजर्स प्रोवाइड करने होंगे कि उनका जो जुरिसडिक्शन है, यानी कि जो उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें उनको ये चीज देखनी होगी कि जो जेनेटिक रिसोर्सेज है उनके यूटिलाइजेशन
उसी हिसाब से हो रहा है जैसे प्रायर कंसर्न या जो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट है उसमें बताया गया है, या फिर जिस तरीके से म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स जो है उनको स्टैब्लिश किया गया था एज रिक्वायर्ड बाय अनदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। इसके बाद अगर कभी एलिज्ड वायलेशन होता है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी की रिक्वायरमेंट का अगर कोई वायलेशन होता है तो उस केसेस में भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को लेकर अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल प्रोविजंस है तो उनको भी एनकरेज करना पड़ेगा इन म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, यानी कि उसमें फिर आप बाद में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। ठीक, अगला है एंश्योर एन अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू सीक रिकोर्स अंडर देयर लीगल सिस्टम्स व्हेन डिस्प्यूट्स अराइज फ्रॉम म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स। अगर म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स में भी मान लीजिए कभी कोई डिस्प्यूट्स वगैरह हो जाता है तो उसमें जो है फिर रिकोर्स लेने का एक मतलब प्रोविजन या अपॉर्चुनिटी जो है, मौका जो है वो होना चाहिए। इसके बाद एक्सेस के रिगार्डिंग जो है मतलब मेजर्स होने चाहिए रिगार्डिंग एक्सेस टू जस्टिस, यानी कि किसी को भी अगर न्याय चाहिए तो फिर वो उसको न्याय कैसे मिलेगा उसको लेकर भी मेजर्स होने चाहिए। टेक मेजर्स टू मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज आफ्टर दे लीव अ कंट्री, यानी कि एक बार अगर कोई जेनेटिक रिसोर्स किसी देश को छोड़ता है, यानी कि एक्सपोर्ट वगैरह वहां से हो रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करना है। ठीक है, इंक्लूडिंग बाय डेजिग्नेटिंग इफेक्टिव चेक पॉइंट्स एट एनी स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन, यानी कि एक बार आपने अपने देश से उसको एक्सपोर्ट कर दिया और फिर आप भूल गए, ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी कि हर जगह पर, चाहे वो रिसर्च के लेवल पर हो, डेवलपमेंट हो, इनोवेशन की स्टेज पर हो, प्री कमर्शलाइजेशन हो या कमर्शलाइजेशन हो, हर तरीके की स्टेज पर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मॉनिटर जो है उस जेनेटिक रिसोर्स की यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद अगर हम ट्रेडिशनल नॉलेज की बात कर लें तो नागोया प्रोटोकॉल जो है वो एड्रेस करता है ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड विद जेनेटिक रिसोर्सेज विद प्रोविजंस ऑन एक्सेस, बेनिफिट शेयरिंग एंड कंप्लायंस। तो ये तीनों ही प्रोविजंस है और जो नागोया प्रोटोकॉल है वो इस तरीके के ट्रेडिशनल नॉलेज जो जेनेटिक रिसोर्सेज के साथ संबंधित है उन पर क्या करता है, एड्रेस उनको करता है। ठीक है, इट ऑल्सो एड्रेसेस जेनेटिक रिसोर्सेज वेयर इंडिजीनियस एंड लोकल कम्युनिटीज हैव द एस्टैब्लिश्ड राइट टू ग्रांट एक्सेस टू देम, और ये साथ ही साथ जेनेटिक रिसोर्सेज को भी एड्रेस करता है जहां पर इंडिजीनियस या लोकल कम्युनिटीज जो है उनके पास अधिकार है कि वो क्या कर सकते हैं, उस तरीके के जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। तो उस तरीके की चीजें जो है उनको भी ये एड्रेस करता है। इसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं दे आर टू टेक मेजर्स टू एंश्योर दीज कम्युनिटीज प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग कीपिंग इन माइंड कम्युनिटी लॉज एंड प्रोसीजर्स एज वेल एज कस्टमरी यूज एंड एक्सचेंज। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो भी ये नागोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत रहेंगी। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंस की हम बात कर लेते हैं तो नागोया प्रोटोकॉल जो है दैट विल क्रिएट ग्रेटर लीगल सर्टेनिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर बोथ प्रोवाइडर्स एंड यूजर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज के जो भी प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, जो उसको यूज कर रहे हैं, दोनों के लिए ही एक ये लीगल सर्टेनिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्रोवाइड करेगा, वो क्रिएट करेगा। कौन? नागोया प्रोटोकॉल। और कैसे करेगा? पहला है Establishing more predictable conditions for access to genetic resources, जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए ज्यादा प्रेडिक्टेबल कंडीशंस को ये एस्टैब्लिश करेगा। और दूसरा है helping to ensure benefit sharing when genetic resources leave the contracting party providing the genetic resources, यानी कि जेनेटिक रिसोर्सेज जब किसी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी को लीव करते हैं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने उसको मान लीजिए किसी दूसरे को दे दिया, कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो क्या हो गई, जो प्रोवाइड कर रही है वो तो प्रोवाइडर हो गई। ठीक है, तो प्रोवाइडर से जब वो यूजर के पास जाता है तो उसकी जो बेनिफिट शेयरिंग हो रही है, जब जेनेटिक रिसोर्सेज का यूज होगा, चाहे वो किसी भी तरीके से यूटिलाइजेशन हो, तो उसमें से जो बेनिफिट निकलेगा, बेनिफिट होगा, उसको शेयरिंग करने के ये इंश्योर करना भी नागोया प्रोटोकॉल का ही काम है। ठीक है, बाय हेल्पिंग टू इंश्योर बेनिफिट शेयरिंग द नागोया प्रोटोकॉल क्रिएट्स incentives to conserve and sustainably use genetic resources and therefore enhances the contribution of biodiversity to development and human well-being। ठीक है, तो यानी कि ये बेनिफिट शेयरिंग को इंश्योर करके ये क्या कर रहा है, उसमें हेल्प करके ये क्या कर रहा है, ये इस तरीके के कुछ इंसेंटिव्स क्रिएट कर रहा है ताकि जो हमारा जेनेटिक रिसोर्सेज है उनको हम कंजर्व कर सके, सस्टेनेबली उनका यूज कर सके, और इससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है वो डेवलपमेंट में और ह्यूमन वेलबींग में जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा, एनहेंस होगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम जो है इतना ही रखते हैं। इसके आगे जो बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स है वो थोड़ा सा मतलब लंबा है, अगर इस पूरे को हम एक में करेंगे तो काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको इतना ही रखते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है वो भी मतलब सीबीडी का ही पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी से ही संबंधित पार्ट है, उसको हम अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए।
तो कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हैं वो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उसमें एनरोल करना चाहते हैं तो उसको आप उस लिंक के थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को परचेस करने में या कोर्स को एक्सेस करने में अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आ रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर, या फिर हमारी ओकुल हेल्प डेस्क की जो ईमेल आईडी है दैट इज support@okul.co, उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी अपनी कोई भी बात हम तक पहुंचाने के लिए, शेयर करने के लिए आप हमसे सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं और वहां के थ्रू भी आप अपनी बात जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इसी पार्ट को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।